ओम नमः श्रीराजाय विवेकानंद सूर्य सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी साहब। प्यारे युवा मित्रों, भाइयों और बहनों, अभी प्रथम सत्र में हम लोगों ने थोड़ी सी बात एकाग्रता की थी और थोड़ा ध्यान भी किया, और भगवान श्री रामकृष्ण ने कहा था भूखे पेट जल नहीं होता, तो थोड़ा सा आप लोगों ने नाश्ता भी किया, चाय तो कम से कम पी। तो अभी तैयार सब। अभी स्वामी विवेकानंद के संदेश के बारे में थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। स्वामी, अभी आप लोगों ने सुना कि स्वामी विवेकानंद ये युवा वर्ग के आदर्श हैं। 1985 में इंटरनेशनल यूथ ईयर था, 1985 में। उस समय भारत सरकार ने सोचा कि एक दिन ऐसा मनाना चाहिए कि जिसको कि राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाए, नेशनल यूथ डे के रूप में। तो किसका जन्मदिन मनाया जाए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का तो बाल दिन हो गया, डॉक्टर राधाकृष्णन का तो हो गया शिक्षक दिन। अब नेशनल यूथ डे किसके नाम से मनाया जाए? तब वहां पर जो कमिटी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने जो उपदेश दिया है वो आज की युवा वर्ग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन की समस्याओं को समाधान करने में स्वामी विवेकानंद का संदेश अत्यंत उपयोगी है, और स्वामी विवेकानंद का संदेश अत्यंत जोशीला है, युवा वर्ग को उद्दीप्त करने वाला है, अत्यंत प्रेरणादायी है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863। बहुत अच्छा, 1863। तो कहाँ हुआ था? बहुत अच्छा। तो कलकत्ता में उनका जन्म हुआ 1863 को। 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती शुरू हो जाएगी। 150 साल पूरे हो जाएंगे। तो 2013 से लेकर 2014 तक का जो वर्ष है उसमें सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती बड़े उत्साह से मनाई जाएगी। परंतु वो जो जयंती मनाई जाएगी वो तो फाइनल राउंड होगा। उसके पहले 2010 से ही उस जयंती के मनाने की तैयारी के रूप में एक सेंट्रल कमेटी का निर्माण हुआ, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री चेयरमैन हैं और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री उसमें मेंबर हैं, कैबिनेट कुछ मिनिस्टर भी मेंबर हैं, 50 से 60 बड़े बड़े विचारक उसमें मेंबर हैं। यह कमेटी है, उसने वह जो स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती किस प्रकार से मनाई जाए उसकी बहुत सारी योजना बनाई गई है, और 2010 से कई प्रकार के कार्यक्रम प्रारंभ भी हो गए। तो यद्यपि असली जयंती 2013-14 में होगी, पर 4 साल तक ये मनाई जाएगी, और इसी के भाग के रूप में ये युवा सम्मेलन 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, उसकी तैयारी के उपलक्ष्य में। तो ये स्वामी विवेकानंद का जो आदर्श है वो तो युवाओं के चिर प्रेरणा स्रोत है, और स्वामी विवेकानंद तो युवक ही थे। युवक के रूप में जिए, युवक के रूप में उन्होंने महासमाधि ले ली। मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। पर उन्होंने ये कहा था, ऐसा हो सकता है कि मैं इस शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैं कार्य अविरत करता रहूंगा जब तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसा है जिसको उस परम चैतन्य तत्व का लाभ नहीं मिला, दिव्यता का लाभ नहीं मिला, दिव्यता की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। तो स्वामी विवेकानंद आज भी हैं, सूक्ष्म रूप में विराजमान, विशेष रूप से उनकी पुस्तकों में विराजमान है। इसीलिए उनकी पुस्तकों में से हमको विद्युत का झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है आज भी। मेरी बात नहीं है, फ्रेंच मनीषी रोमारोला कहते हैं, These words are great music, phrases in the style of Beethoven. I cannot touch these sayings that is scattered as they are to the pages at the 30th distance without receiving a thrill through the body like an electric shock. आज 30 वर्षों के बाद भी जब स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो मानो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। 1932 में उन्होंने कहा, स्वामी जी के महासमाधि के 30 साल बाद उन्होंने पुस्तक लिखी स्वामी विवेकानंद पर, तब उन्होंने कहा। आज भी वो इतना ही सत्य है, कितने लोगों को आज ऐसा रोमांच होता है, क्यों? वो स्वामी विवेकानंद अक्षर देह में विराजमान है।
सूक्ष्म रूप में विराजमान है। कितने कितने लोगों को यह प्रेरणा देता है, कितने लोगों को स्वामी विवेकानंद का संदेश प्रेरणा देता है। इसलिए उनका जीवन, उनका दिन, जन्मदिन नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। तो आज की युवा वर्ग की सभी समस्याओं का समाधान हमको स्वामी विवेकानंद के संदेश में मिलता है। और आश्चर्य की बात, आज की युग की जितने समस्याएं हैं, ये सभी समस्याओं को स्वामी विवेकानंद को स्वयं को झेलना पड़ा जब वो युवक थे। सभी समस्याओं का सामना उन्होंने किया है और उसका समाधान निकाला है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनका संदेश युवा वर्ग के लिए विशेष प्रेरणादायी है। तो क्या है उनका संदेश? तो उनका मुख्य संदेश यही है कि सारे विश्व का कल्याण हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। सारे जगत के कल्याण के लिए पहले अपना चरित्र निर्माण करो। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, दोनों एक साथ चलना चाहिए। हम लोग स्वयं जब तक परफेक्ट नहीं बनेंगे, हम सारे विश्व को परफेक्ट नहीं बना सकते। तो हम कैसे परफेक्ट बनेंगे? तो स्वामी जी ने एक लक्ष्य रख के कहा, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। कैसे? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म, जो भी योग अच्छा लगे, फर्स्ट सिपाही चारों योगों का समन्वय करके उस परम चैतन्य तत्व को याद प्राप्त करो। आत्मनो मोक्षार्थम हो गया। परंतु उसके लिए हिमालय में जाने की जरूरत नहीं, जंगल में जाने की जरूरत नहीं। समाज सेवा करते करते, दूसरों की सेवा करते करते हम उस परम चैतन्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। शिव ज्ञान से जीव सेवा का उन्होंने संदेश दिया और उन्होंने कहा कि हम सभी को, खास करके युवा वर्ग के लिए, उनसे यही अपेक्षा है कि सबसे पहला कार्य है अपने चरित्र का निर्माण। चरित्र निर्माण के द्वारा ही राष्ट्र निर्माण होगा और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण होगा। स्वामी विवेकानंद ने मंत्र दिया था जब वो विदेश से वापस लौटे थे। क्या मंत्र दिया था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत, दिया था। जब विदेश से वापस लौटे 1897 में, सारा देश गहरी निद्रा में सोया हुआ था। 1000 साल की गुलामी से सोया हुआ था। वो सारा देश जाग गया। स्वामी जी ने मंत्र दिया था, सारा देश जाग गया। उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद के मंत्र से, त्याग और सेवा के मंत्र से उद्दीप्त होकर के सारा जीवन बलिदान कर दिया और स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी को पूर्ण कर दिया। स्वामी जी ने क्या कहा था? 50 साल के भीतर भारत स्वाधीन होगा। कब कहा था? 1897 में, 1897 में। कब स्वाधीन हुआ? 1900, ठीक 50 साल बाद। स्वामी जी तो भविष्यवेता नहीं थे, युग दृष्टा थे। उनकी सब बातें सच हुई है। तो उस समय के युवकों ने स्वामी विवेकानंद का स्वप्न सिद्ध कर दिया। क्या? आजादी, स्वाधीनता। तो स्वाधीनता हमको मिल गई। स्वाधीनता के बाद क्या हुआ? स्वाधीनता के बाद हमने स्वामी विवेकानंद को भुला दिया और सब अपना पॉकेट भरने में लग गए। मैं, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा बच्चा और मेरा मकान, और देश जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। मैं सारे देश में घूमता हूँ, बहुत सारे युवकों से मिलना होता है। युवकों को पूछता है, भैया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? इंजीनियर बनूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये वजह इतना सारा बता देगा। ठीक क्या? फिर अपना कैरियर डेवलप करूंगा। फिर बहुत पैसा कमाऊंगा। अरे जब पैसा है तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा है। अच्छा, देश का क्या हो? देश जाए भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। और समाज का क्या था? समाज है भाड़ में, मैं तो अपना कैरियर डेवलप करूंगा। फिर मैं बोलता, अच्छा भाई सुनो, तुम्हारा देश भाड़ में जाएगा और तुम्हारा समाज भाड़ में जाएगा, तुम कहाँ जाओगे? तुम भी भाड़ में जाओगे। इतना तो सोचो, अपने आप को बचाने के लिए तो देश को बचाओ, इतना हम सोचते नहीं। और इसीलिए देश भाड़ में जा रहा है। कोई बोला मैं 10,000 करोड़ का घास चारा खा जाऊंगा, तो बोलता है मैं पूरा का पूरा तोप खा लूंगा। तो कोई बोलता है मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में ही 80,000 करोड़ रुपए ले लूंगा। बोले तुम लोग किस खेती मुझे, मैं 1,86,000 करोड़। देखो एक के बाद बढ़ता जा रहा फिगर, कितना बड़ा स्कैम हो रहा है। सब करप्शन, भ्रष्टाचार हो रहा है। सब खा रहे हैं।
इसलिए देश आगे नहीं बढ़ रहा। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था देश का निर्माण नहीं हो सकता जब तक कि देशवासियों के चरित्र का निर्माण नहीं होगा। अभी तुम लोग तो बहुत आनंद से बहुत अच्छी तरह बैठे हो, सभी लोग बहुत ही अच्छे में, डिसिप्लिन तो बहुत है तुम लोगों में। पता नहीं अभी यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रभाव है या किसी ने कुछ कहा होगा, जो भी होगा, पर अभी बहुत डिसिप्लिन है। नहीं तो दूसरी जगह पर तो इधर उधर बातचीत करते रहते हैं, कुछ न कुछ तो करते रहते, खास करके पीछे वाले। अभी यहाँ पीछे वाले भी अच्छे, पीछे में शायद कुछ लेक्चरर बैठा दिया है, जो भी होगा। परंतु एक लड़का था बड़ा शैतान, चुपचाप कभी बैठता नहीं था, और उसके पिताजी बड़े परेशान हो गए। ये लड़का चुपचाप बैठता ही नहीं है और परेशान करता है। उसने बोला कि अभी इसको कैसे कुछ करना पड़ेगा। उसको बुलाया, इधर आप देख, आज मेरे को बहुत सारा काम है, मैं तुमको एक काम देता हूँ तेरे को, तो पास के रूम में जा और जब तक काम समाप्त नहीं होगा वापस आना, समझ गया? हाँ समझ गया। अब पिताजी ने सोचा क्या काम दूं कि सारा दिन वो काम करता रहे, मैं भी अपना काम करता रहूं। बहुत सोच विचार करके उन्होंने भारत का नक्शा लिया, नक्शे के छोटे छोटे टुकड़े कर डाले, जा भारत के नक्शे को ठीक करके आ जाए। पिताजी से इसको ज्योग्राफी का नॉलेज करेंगे, भूगोल का ज्ञान करेंगे, कहाँ काश्मीर, कहाँ कन्याकुमारी और कहाँ आसाम और कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ गुजरात, ये सब मिलाते सारा दिन निकल जाएगा और मेरा काम नहीं मिलेगा। उसको भेज दिया। तो 5 दिन में लड़का वापस आ गया। तेरे को बोला था ना काम करके आना। हाँ काम करके आया। देखा भारत का नक्शा परफेक्ट नक्शा, एकदम परफेक्ट। कश्मीर, कन्याकुमारी, आसाम, गुजरात, महाराष्ट्र, अकोला, नागपुर, वर्धा, बम्बई, सब अपनी अपनी जगह है। तो कैसे किया? तो सरल बात है, राष्ट्रीय एकता कितनी बड़ी समस्या है, सारे राष्ट्र को तूने एक कर डाला। कैसे कर डाला? बोले पिताजी मैं जब बाजू में गया तो थोड़ा ठीक करने का प्रयत्न किया, पर मुझे लगा मेरे से होगा नहीं, तो मैंने वो छोटे टुकड़ों से खेलना शुरू कर दिया। खेल रहा तो देखा पीछे में एक मनुष्य की छवि है। मैं मनुष्य के हाथ पैर तीर करके पूरे पैर को जोड़ दिया, सारे मनुष्य को ठीक किया, तो सारा देश अपने आप ठीक हो गया। तो ये है स्वामी विवेकानंद का सिद्धांत। यदि राष्ट्र का पुनर्निर्माण यदि हमें करना है तो पहले मनुष्य का निर्माण करना पड़ेगा, तब तक पुनर्निर्माण नहीं होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आए हुए थे पोरबंदर में, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे था, 12 जनवरी 2006 को पोरबंदर आए और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन कल्चर उसका उद्घाटन किया। 5000 युवक लोग थे। बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दिया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जमशेदजी टाटा को जब जापान से अमेरिका जहाज में जा रहे थे पार्लियामेंट रीजन के लिए, किस प्रकार से उनको प्रेरित किया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस प्रारंभ करने के लिए, ये सब बातें कही। बाद में प्रश्नोत्तरी हुई तो विद्यार्थी ने बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे। एक लड़का खड़ा होता है, सर ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह and other operations have revealed the tip of the iceberg that is rampant corruption in the country today. As the President of India, how do you think about? What do you think about it? And what do you think is the solution? सर हमारे देश में ऑपरेशन दुर्योधन, ऑपरेशन चक्रव्यूह, ये सब ऑपरेशन हुआ, उससे पता लगता है कि कितना भ्रष्टाचार है। राष्ट्रपति होने के नाते आपको, उस समय राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति होने के आपको कैसा लगता है, सब क्या समाधान है? तो डॉक्टर कलाम खड़े हो गए, देखो पार्लियामेंट ने थोड़ा सा एक्शन लिया है वो मेंबर संसदों के ऊपर, और फिर उन्होंने किताब निकाली स्वामी विवेकानंद से, और किताब में से पढ़ना शुरू किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने लिखा है, नो अमाउंट ऑफ पार्लियामेंट एक्ट कैन मेक ए नेशन गुड एंड कैन मेक ए नेशन ग्रेट। आप संसद के कितने भी नए नियम निकाल दो, उसके द्वारा देश को महान नहीं बना सकते, अच्छा नहीं बना सकते। स्वामी विवेकानंद की बात को डॉक्टर कलाम ने कहा। Then what can make a nation good and what can make a nation great? फिर से उन्होंने स्वामी विवेकानंद की किताब को पढ़ा। Only a large number of good enlightened citizens can make a nation good and can make a nation great. जब हमारे देश में अधिक से अधिक जो नागरिक हैं वो जब अच्छे बनेंगे और वो जब चरित्रवान बनेंगे, तब जाकर के वो देश हमारा महान बनेगा और अच्छा बनेगा। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी बात की, एंड द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल एंड द गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस गुड पीपल। और सरकार अच्छा आदमी बना नहीं सकती, बनाएगी भी नहीं। तो कौन बना सकता है? 3 आदमी बना सकता है, फादर, मदर एंड टीचर।
तो यह जो चरित्र निर्माण ये सबसे बड़ी बात है। संसद के नियमों के द्वारा देश को महान नहीं बनाया जाता, तो चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। ये सबसे पहली बात है। सारे विश्व का निर्माण कब होगा? जब भारतीय आध्यात्मिक शक्ति, स्वामी जी ने कहा था, स्वामी ने क्या कहा था? उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोगों ने क्या किया? उठे, जागे, स्वाधीनता प्राप्ति, फिर सो गए। स्वामी जी ने नहीं कहा था उठो, जागो, सो जाओ। स्वामी जी ने क्या कहा था? उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य क्या था? स्वाधीनता। स्वामी जी ने लक्ष्य नहीं कहा था। स्वाधीनता चाहते थे अवश्य, लिबर्टी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ग्रोथ, पर स्वाधीनता अंतिम लक्ष्य नहीं था। तो क्या लक्ष्य उन्होंने क्या था? मद्रास के भाषण में उन्होंने कहा था 1897 को, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, अपनी आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा, न्यूक्लियर पावर द्वारा नहीं, स्पिरिचुअल पावर। सारे विश्व में आध्यात्मिक संस्कृति जब आएगी, ये मटेरियल सिविलाइजेशन जब जाएगी, पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का आक्रमण चारों ओर हो रहा है, उसके कारण युवक लोग ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, सिजोफ्रेनिक बन रहे हैं, मेंटल पेशेंट बन रहे हैं। ये सब क्या परिणाम है? ये परिणाम है पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का। ये कब? इसका एकमात्र समाधान है भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति का जब विकास होगा सारे विश्व में, तो सारे विश्व के युवक लोगों को नया जीवन मिलेगा, सारे विश्व के लोग बचेंगे। इसलिए स्वामी जी ने कहा था इंडिया मस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल पावर। तो भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा। ये होना भी बाकी है, शुरू हो गया। अभी देखो अमेरिका में, जैसा मैंने बताया, वो लोग ध्यान और योग के पीछे पागल हो रहे हैं। कितनी जगह पर वो लोग ध्यान कक्ष खोल रहे हैं, धीरे धीरे शुरू हो गया है। परंतु उल्टी बात है, वहां के युवक लोग पागल हैं ध्यान के पीछे, योग के पीछे, और वहां पर रेलवे प्लेटफॉर्म पर, एयरपोर्ट पर सब मेडिटेशन चैम्बर। अभी मैं अमेरिका गया था, यूनाइटेड नेशंस की ऑफिस में भी देखा मेडिटेशन चैम्बर खुल गया। और यहाँ के हमारे युवक लोग ये पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। वो लोग हमारा अनुकरण कर रहे हैं, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। हमारे युवक लोग हैं, सबको वेस्टर्न म्यूजिक चाहिए, वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, वेस्टर्न फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, ये सब पूरा वेस्टर्न चाहिए। पाश्चात्य जड़वादी सभ्यता का अंधा अनुकरण। स्वामी विवेकानंद ने कहा था हम लोग अच्छी अच्छी बातें सभी जगह से लेंगे, पर ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न मटेरियलिस्टिक कल्चर उसके विरुद्ध में थे। कहीं से कहा अंधा अनुकरण मत करो, जो अच्छी बातें अवश्य लो, अच्छी बातें हम लोग लेते नहीं है और बुरी बातें ले रहे हैं। तो यह जो कहा था स्वामी जी ने कि इंडिया शैल कॉन्कर द वर्ल्ड, ये कब होगा? जब भारत विकसित भारत बनेगा, तब तो हम गुरु बन सकेंगे। तो भारत विकसित भारत कब बनेगा? जब ये भ्रष्टाचार कम होगा। तो भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? कौन कर रहे हैं? गांव वाले कर रहे हैं, शहर वाले? पढ़े लिखे कर रहे हैं कि अनपढ़? मैंने तो इक्वेशन दिया था एक सेमिनार में, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार कर सकता है। ग्रेजुएट होगा तो केवल करोड़ में करेगा, लाखों में करेगा, और पोस्ट ग्रेजुएट होने से करोड़ों में करेगा, और डॉक्टरेट होगा, अरे बाबा रे, सब तो जान ही दो, और ज्यादा भ्रष्टाचार। तो ये पढ़ाई का यही मतलब है, ज्यादा भ्रष्टाचार करो। तो पढ़ाई का फायदा क्या हुआ? क्यों? इसमें पढ़ाई में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब पढ़ाया गया, पर मनुष्य कैसे बनना वो बताया नहीं। हाउ टू बिकम ए बेटर पर्सन। इसीलिए स्वामी विवेकानंद का सबसे महत्व का संदेश है, पहले मनुष्य बनो, पहले अपने चरित्र का निर्माण करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा एजुकेशन अलोन इज द पैनेशिया ऑफ ऑल अवर इविल्स। हमारे सभी प्रकार के बुराइयों का एकमात्र समाधान, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। पर किस प्रकार की शिक्षा? जिस प्रकार की शिक्षा हम लोग अभी आजकल दे रहे हैं ऐसी नहीं। तो किस प्रकार की शिक्षा? स्वामी जी कहते थे व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग एजुकेशन। हमें मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा चाहिए। और हम लोग क्या दे रहे हैं अभी? मैं मजाक में कहता हूँ राक्षस निर्माण की शिक्षा, राक्षस निर्माण का शिक्षा यही दे रहे हैं। राक्षस मतलब वो जो टीवी में देखते हो 2 सिंग वाले राक्षस नहीं, ये मॉडर्न राक्षस सफारी सूट में आते हैं, मॉडर्न राक्षस ये बनारसी साड़ी में आते हैं।
ये मॉडर्न राक्षस और राक्षसी मॉडर्न ड्रेस पहन के आते हैं, बाहर से दिखने में बड़े सुंदर, परंतु राक्षस का मतलब क्या होगा? भर्तृहरि नाम के बहुत बड़े हमारे विद्वान हो गए, उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है नीति शतकम। उसमें कहते हैं समाज में 4 प्रकार के मनुष्य हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के? एक सत्पुरुषा परार्थ घटका स्वार्थान परित्यज्य सामान्य परार्थ मुद्यमव्रत स्वार्थ अविरोधेन ये तेरी मानव राक्षसा परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति ये निघ्नन्ति निरर्थकम परहितम ते के न जानी महे। 4 प्रकार के मनुष्य। पहला बताया सत्पुरुष। ये कैसे होते हैं? अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों की सेवा करते हैं, ये है सत्पुरुष। दूसरा सामान्य मनुष्य। ये कैसे होते हैं? पहले खुद का स्वार्थ देखते हैं, बाद में दूसरी सेवा करते हैं। तीसरे मानव राक्षसा, उनका नाम भी मानव राक्षस, दिखने में मनुष्य पर राक्षस। ये कैसे होते हैं? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए, ये है मानव राक्षस। कहाँ देखने को मिलेंगे? तुम्हारे पड़ोस में चारों मिलते हैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करता है? टेबल के नीचे से 10 लाख रुपए, ऊपर से नहीं नीचे से, टेबल के नीचे 10 लाख रुपए लेकर के बोलता है, वो बिल्डर को बोलता है, अरे तू जितना सीमेंट में रेत मिला दे, मेरे को 10 लाख रुपए दे दे। और बिल्डर क्या करता है? सरकार का डैम बनाता है, सरकारी डैम, गवर्नमेंट का डैम, चेक डैम, और उसमें सीमेंट बहुत कम, रेत सबसे ज्यादा। तो क्या होता है? वर्षा जोर से आई और वर्षा आने से क्या हुआ? डैम खत्म, टूट गया, हजारों बेघर हो गए, सैकड़ों लोग मर गए, देश को करोड़ों का नुकसान हो गया। और ये जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या बोलता है? कोई बात नहीं, मेरा तो 10 लाख में मकान बन गया, देश जाए भाड़ में। ये कौन है? मानव राक्षसा। दिखने में मनुष्य, दिखने में बड़ा सुंदर, समझ, पर मानव राक्षसा। और ये तो सभी क्षेत्र में है। हमारे एक पहचान वाली गई थी महिला भक्त राजकोट से मुंबई, तो कहा था स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा। वापस आने के बाद बोले स्वामी जी ये स्पेशलिस्ट जो है बहुत बड़े डॉक्टर है अमेरिका में, वर्धमान में, उन्होंने पहला प्रश्न क्या पूछा? ये नहीं पूछा कब से दर्द है, कहाँ दर्द है, क्या तकलीफ है, कुछ नहीं। पहला प्रश्न पूछा कितना खर्च कर सकते हो, बजट बताओ। तो बजट के अनुसार रोग बताएंगे। पहले बजट बताओ। अरे 3.5 लाख रुपए का बजट है, कोई बात नहीं, हमारा पैकेज है 3.5 लाख रुपए का पैकेज है, वो पैकेज में सब हो जाएगा। हम टेस्ट कराएंगे हमारी लेबोरेटरी में और रिपोर्ट वही देंगे जो हमको देना है, और नई जरूरत होगी तो भी ऑपरेशन कराएंगे। और ऑपरेशन टेबल पर यदि पेशेंट मर जाए, चिंता मत करना, स्मशान यात्रा का खर्च शामिल है पैकेज में। है कि नहीं? ऐसे डॉक्टर चारों ओर ऐसे ही नहीं, ये ऐसे इंजीनियर डॉक्टर चारों ओर सभी क्षेत्र में सभी राक्षस मिलते हैं। तो इसका नाम है मानव राक्षसा। और कहते हैं भर्तृहरि 4 प्रकार के हैं, पर सिर बहुत खुजलाया, नाम नहीं मिलता। सत्पुरुष हो गया, सामान्य मनुष्य हो गया, मानव राक्षस हो गया। ये तो मानव राक्षस से भी बदतर है। अब इसका नाम क्या देना? बोले के न जानी महे, मैं नाम नहीं दे पाता, काम बता देता हूँ। तीसरे प्रकार कैसे होते हैं? अपने छोटे से स्वार्थ के लिए दूसरों को कितना भी नुकसान करने को तैयार हो जाए। चौथे ऐसे होते हैं खुद को कोई फायदा नहीं होता, पर दूसरों के नुकसान में इनको आनंद आता है। किसी के घर में आग लगी, वो बहुत, अरे उसके घर में आग लगी, तुमको कोई फायदा नहीं, उसके घर में आग लगी, बहुत मजा आ गया। फलाना लड़का फेल हो गया, बहुत मजा आ गया। तुमको परीक्षा में 1 नंबर ज्यादा लगी, वो फेल हो गया, बहुत मजा आ गया। ये है कि नहीं? कुछ लोग दूसरों के नुकसान से उनको फायदा, उनको आनंद मिलता है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है, और दूसरे नुकसान में जिनको आनंद है। ये तो राक्षस से भी बदतर है। राक्षस तो अपने स्वार्थ के लिए नुकसान करता है, ये तो राक्षस से भी गए भी थे। चौथे प्रकार के न जानी महे, भर्तृहरि कहते मैं बता नहीं सकता उसका नाम क्या दूं। ये 4 प्रकार के मनुष्य अपनी पृथ्वी पर हैं। मैंने भी लेटेस्ट रिसर्च किया 5 प्रकार के लिए, शायद भर्तृहरि के समय में नहीं होंगे, अभी नए निकले। अब चौथे प्रकार के, अब उसका नाम तो मैं नहीं देगा, चौथे का नाम नहीं दे, 5वें का नाम मैं क्या दूं? नाम तुम दे देना, मैं काम बता देता हूँ। चौथे लोग ऐसे होते हैं खुद का कोई फायदा नहीं होता, दूसरे के नुकसान में इनको आनंद आता है। और 5वें प्रकार के ऐसे होते हैं दूसरों के नुकसान में इतना आनंद आता है कि खुद का नुकसान करके दूसरों का नुकसान करते हैं। इसलिए
इसलिए क्या करते हैं, एरोप्लेन में बैठ गए, एरोप्लेन बैठ करके व्हाइट हाउस में टकरा है, 5000 को मार डाला, भले मैं मर गया कोई बात नहीं, 5000 को मार डाला, क्या मजा आ गया है कि नहीं। 5 प्रकार के। मेरी एक आंख भले फूट जाए, शंख वाली वो कहानी याद है ना, ये मेरी एक आंख भले फूट जाए और पड़ोसी की दोनों आंखें फूट जाए और कुएं में गिर के मर जाए, क्या मजा आ गया। भले मैं अंधा हो गया, वो तो मर गया ना, बहुत मजा आ गया। खुद का नुकसान करके जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए, ये है 5वें प्रकार के। तो अभी हमारे समाज में मानव राक्षस तो बहुत है, चारों ओर में। 4थे प्रकार के भी हैं, 5वें प्रकार के भी हैं, और सामान्य मनुष्य बहुत कम, और सत्पुरुष माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, नहीं मिलते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, व्हाट वी वांट इज मैन मेकिंग एजुकेशन। मनुष्य निर्माणकारी शिक्षा चाहिए, राक्षस निर्माणकारी शिक्षा नहीं चाहिए। तो मनुष्य का निर्माण कैसे होगा, चरित्र का निर्माण कैसे होगा। स्वामी विवेकानंद का संदेश देखो, सर्वांगी व्यक्तित्व विकास की बात स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सर्वांगी व्यक्तित्व विकास होना चाहिए। सर्वांगी व्यक्तित्व विकास का मतलब क्या होता है, शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास और आध्यात्मिक विकास। IQ, EQ, SQ तीनों होना चाहिए। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, EQ इमोशनल क्वोशेंट। अभी लेटेस्ट डिस्कवरी इन द मॉडर्न साइंस इज SQ। दाना जुहार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, उन्होंने किताब लिखी है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, जहां उन्होंने कहा न्यूरोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ कंक्लूडिंग एविडेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड SQ which is the basis of both IQ and EQ. And what is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you whether to play the game of life at all or not. Well, that is your choice. IQ बताएगा जीवन का खेल कैसे खेलना चाहिए। EQ कैसे बताएगा, जब जीवन की परिस्थितियां बदल जाती है तब अपनी मनस्थिति को बदल करके जीवन का खेल अच्छी तरह कैसे खेलें, EQ बताएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। और SQ क्या बताएगा, जीवन का खेल खेलना चाहिए या नहीं, जीवन का खेल क्यों खेल रहे हैं, क्यों खेल रहे हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। Why I am on this, मैं पृथ्वी पर क्यों आया, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। कितने युवकों को मैं पूछता हूँ, कितने विद्यार्थियों को पूछता, कितने मित्रों को मैं, युवा मित्रों को पूछता, अच्छा भैया तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अरे वो सब है, अंतिम लक्ष्य क्या है, उसके कभी सोचा ही नहीं, तो कब सोचोगे, कभी सोचा नहीं। कितने लोगों में अच्छा अंतिम लक्ष्य क्या है, अंतिम लक्ष्य के बारे में तो सोचा ही नहीं, आज तक नहीं सोचा, कब सोचोगे। जब मोटर कार में बैठते तो पहला प्रश्न क्या पूछते, कहाँ जाना है ना, और कार पहुंच गई यहाँ से बम्बई, अरे बोलते कलकत्ता जा रहा है, अरे भाई पहले बोलना चाहिए, फिर बम्बई से बुलाओ कार, फुल स्पीड में गए, फुल स्पीड में, पर ये पूछा नहीं जाना कहाँ है। हमारे युवक, जितने युवक लोग हैं उनकी सबकी गाड़ी कैसी चल रही है, फुल स्पीड में चल रही, फुल स्पीड, सब, किसी को टाइम नहीं है, ये भी करो वो भी करो, इंजीनियरिंग भी पढ़ रहे वो भी कर रहे हैं, उसका ओपन टेस्ट, इसका ओपन टेस्ट, ये कैरियर डेवलपमेंट, वो ये कंप्यूटर कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स, सब कर रहे हैं, फुल स्पीड में गाड़ी जा रही, किसी के पास टाइम नहीं, पर जाना क्या मालूम नहीं। एक जेन स्टोरी है, एक घोड़ा दौड़ रहा था, जोर से दौड़ रहा था, किसी ने पूछा घोड़े पर सवार था, कहाँ जा रहे हैं, बोले घोड़े को पूछो, बोले मैं नहीं ले जाऊं, घोड़ा मुझे ले जा रहा है। इस प्रकार से हम जीवन नहीं जी रहे, जीवन हमको जी रहा है। तो ये इसीलिए दिशा, जीवन का लक्ष्य हमें निश्चित करना पड़ेगा। सर्वांगी व्यक्तित्व विकास, IQ, EQ, SQ ये तीनों चाहिए हमारे जीवन में। तो सर्वांगी व्यक्तित्व विकास कैसे होगा, पंचशील की बात याद रखना, आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल और आत्म त्याग, सेल्फ सेक्रीफाइस। ये 5 के द्वारा सर्वांगी व्यक्तित्व विकास करना और इस प्रकार से चरित्र निर्माण करना, चरित्र निर्माण के द्वारा राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के द्वारा विश्व निर्माण होगा। ये पंचशील की जो बातें हैं बाद में हम लोग करेंगे, अभी तो हमारा समय हो गया है, अभी दूसरा कार्यक्रम है, परंतु बाद में समय जब मिलेगा दूसरे सेशंस में तब मैं ये पंचशील की बातें बताऊंगा और इसमें हम लोग विस्तार से आप लोग देखेंगे किस प्रकार से चरित्र का निर्माण हो सकता है। अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।